ऑलराइट बच्चों, सो आज का टॉपिक है सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैट्रिक्स का ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट लेक्चर है। ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना। हम आज इस थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो सकता है, इसको आज ही हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन रिगार्ड टू जेईई मेंस और एडवांस आपके लिए। ठीक है ना, आप देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाकर देखो, भरे भरे क्वेश्चंस सिस्टम सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। बेसिकली मैक्सिमम क्वेश्चंस इसके जो आते हैं सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है ना, वो काफी उसके 2 मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के, एक डिटरमिनेंट मेथड, दूसरा मैट्रिक्स मेथड। तो मैंने डिटरमिनेंट में बोला था कि जब मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टॉपिक आएगी, वहीं पर मैं दोनों मेथड एक साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है बेटे, तो पहले देखते हैं, समझते ही। वैसे मैं तुमको बता ही चुका हूँ कि ये एप्लीकेशन होता है किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का बाय यूजिंग डिटरमिनेंट, मतलब डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन या मैट्रिक्स का एप्लीकेशन इसमें आते हैं। ठीक है, और एक बहुत बड़ा मतलब लॉजिक भी है कि हम क्यों डिटरमिनेंट मैट्रिक्स पढ़ते हैं। तो दूसरा मतलब कि एक रीजन आप ये भी दे सकते हो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऐसे नॉर्मली अगर सॉल्व करेंगे इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम्स, मतलब 3 वेरिएबल्स के खासकर है। ठीक है ना, या फिर 2 वेरिएबल्स के 3 इक्वेशंस है। बट डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स मेथड से हम जाएंगे तो वो काफी इजीली सॉल्व होते हैं। ठीक है बेटे, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो फर्स्ट हम देखते हैं सिस्टम ऑफ linear equations in 2 variables। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पहले 2 वेरिएबल्स पहले देख लेते हैं। वैसे आप स्ट्रेट लाइन में इसके बाद इसके बारे में पढ़ चुके, फिर भी एक बार रिकॉल कराता हूँ कि जैसे मान लो आपके पास ये a1x plus b1y is equals to c1, a2x plus b2y is equals to c2। अब कोई बच्चा को ऐसा कोई 2 इक्वेशंस दिखा, ठीक है ना, तो उसको देखते ही दिमाग में क्या आएगा कि सर ये तो 2 स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। हाँ है, जैसे a1 b1 c1 a2 b2 c इधर क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं, और xy इसके वेरिएबल है। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल वाले हम ये टर्म्स ले रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद 2 इक्वेशन में 3 वेरिएबल वाले भी देखेंगे। तो इसका कब सॉल्यूशंस होगा, कब नहीं होंगे, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, उसको थोड़ा सा आप खुद मतलब स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट से इसको डील कर सकते हो। आपको पता होगा, देखो याद दिलाता हूँ, जब 2 स्ट्रेट लाइन आपस में पैरेलल हो जाए तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन, मतलब उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। 2 स्ट्रेट लाइन अगर इंटरसेक्ट करे किसी पॉइंट पे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दूसरा स्ट्रेट लाइन आ जाए, मतलब कोइंसिडेंट हो जाए, तो फिर उस केस में क्या बनते हैं, मेनी सॉल्यूशन है कि नहीं। तो अब अपना क्राइटेरिया ये है कि नो सॉल्यूशन कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, मेनी। तो ये तो मुझे स्ट्रेट लाइन से पता है कि पैरेलल होगा तो नो सॉल्यूशन, ऐसे एक जगह इंटरसेक्ट करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन, और ये मेनी। अब इसी चीज को हम अगर a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो कांस्टेंट है उसके टर्म्स में देखना चाहे तो क्या कंडीशंस होगा जिसके लिए नो सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। तो केस नंबर 1 लेते हैं बेटे, है ना, क्या कि अगर a1 बराबर a2 इज इक्वल्स टू b1 बराबर b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बराबर c2, तो उस केस में क्या हो जाएगा इसका बेटे, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। क्यों होगा नो सॉल्यूशन, खुद बता। अगर a1 बराबर a2 b1 बराबर b2 है तो लाइंस क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी, है कि नहीं। तो अगर 2 पैरेलल लाइन है, ये आपको ही पता है, 2 पैरेलल स्ट्रेट लाइन का कोई सॉल्यूशन होगा नहीं ना। तो a1 बराबर a2 मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन है, देखो 2x plus 3y बराबर 4, 2x plus 3y बराबर 5। ठीक है, तो यहां पर क्या देख रहे हो, 2/2 इज इक्वल्स टू 3/3, मतलब a1 by a2 बराबर b1 by b2। और दिख नहीं रहा, ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं।
तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तब तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर मान लो कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और बराबर c1 बाई c2, तो इसका क्या मीनिंग है? मतलब कि ये भी इक्वल हो जाए, लाइक ये 4 हो जाए। तो अब इस सिचुएशन में क्या हो गया, a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों का रेशियो क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो ऐसा तभी होगा जब वो दोनों लाइन एक ही है, मतलब कोइंसिडेंट हो गया। या कुछ ऐसा भी हो सकता है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 8, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या है, कौन, ये बेसिकली यही लाइन है ना, इसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें 2 कॉमन लोगे तो वही लाइन बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर 2/4 3/6 इज इक्वल्स टू 4/8, है कि नहीं? तो ये क्या आ गया 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो इसका मतलब ये क्या है कि एक लाइन है उसके ऊपर ही दूसरा, तो कोइंसिडेंट दोनों एक ही लाइन को बता रहा है। तो इस केस में क्या बोलेंगे बेटे, मेनी सॉल्यूशंस, है ना। और फिर तीसरा केस आएगा कि जब यूनिक सॉल्यूशन कब होगा भाई इसका, तो ये तो सबको पता है कि जब दोनों स्ट्रेट लाइन एक जगह इंटरसेक्ट करें। तो केस 3 में कब होगा ऐसा, जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तभी जाकर इसका क्या होगा बेटे, यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही एक्स वाई की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। नो सॉल्यूशन मतलब कोई एक्स वाई की वैल्यू ऐसा नहीं होगा जो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जब ये कंडीशन हो। तो मेनी सॉल्यूशन का मतलब कि बहुत सारी वैल्यूज होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। और a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा तो एक ही वैल्यू, जैसे ये तो स्ट्रेट लाइन है, जैसे मान लो कुछ ऐसा एग्जांपल आ गया 2x माइनस 5y बराबर 6, 3x प्लस 7y बराबर 2। अब यहाँ पर देख लो इसको सॉल्व करके, a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं है, तो इसका पक्का एक ही x y की वैल्यू है। दिख भी रहा है, दो स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेक्ट करेंगे। आई थिंक मैं बहुत इस पर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, सो लेट्स गो टू फॉरवर्ड। अच्छा, अब इसी में 2 वेरिएबल्स में अगर 3 इक्वेशन हो जाए, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, a3x प्लस b3y इक्वल्स टू c3। अब क्या 2 वेरिएबल ही है, लेकिन अब इक्वेशन क्या हो गए, 3 हो गए। तो ऐसा भी स्ट्रेट लाइन से हम पढ़ चुके हैं, मतलब 3 स्ट्रेट लाइन है, तो इसके सॉल्यूशंस कब एग्जिस्ट करेंगे, जब क्या हो, कंकरेंट, याद होगा, है ना। कंसिस्टेंट का जैसे देखो एक लाइन है, ये दोनों मान लो यहाँ इंटरसेक्ट है, इसी के इंटरसेक्शन से तीसरा लाइन पास करेगा, तो इस कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये कॉमन पॉइंट इस तीनों स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस केस में भी वही सिचुएशन आ जाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये सिस्टम ऑफ लिख लो यहाँ पर कि these equations या this system of equations है, this system of equations are consistent। ये consistent तभी होगा, याद दिलाओ तो कब होता है, तुमको वहां पर बताया गया होगा कि जो भी कोफिशिएंट है इसके, तो a1 a2 a3 है ना, b1 b2 b3 माइनस c1 माइनस c2 माइनस c3, इसका डिटरमिनेंट अगर 0 आ रहा है तभी हम बोलेंगे कि ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब क्या है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वो क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन। मतलब कि इस दोनों, अच्छा तुम पूछ रहे हो सॉल्यूशन कैसे निकाला, तो कुछ नहीं, इस दोनों को सॉल्व करो, वो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी सॉल्यूशन वही होगा। तो ऐसा तभी होता है जब ये डिटरमिनेंट वैल्यू, मतलब डायरेक्ट डिटरमिनेंट चेक करके बता सकते हो कि कंसिस्टेंट है। ये ऑलरेडी वी हैव लर्न दिस इन स्ट्रेट लाइन, ओके। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है कि बच्चे ये भी बोल देते हैं कि सर अगर मान लो कि डिटरमिनेंट 0 है तो क्या कंसिस्टेंट होगा, मतलब ये डिटरमिनेंट, ये कोफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट बना, अगर ये 0 है तो क्या कंसिस्टेंट होगा, तो ऐसा नहीं है।
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर कंसिस्टेंट है तो पक्का जीरो होगा, है ना। मतलब तुम चाहो तो इसका लैंग्वेज थोड़ा सा और चेंज करें, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तुम थोड़ा सा ऐसे करो लैंग्वेज को कि इफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट देन, तब ये पक्का जीरो होगा। लेकिन ये जीरो है तो कोई जरूरी नहीं कंसिस्टेंट, क्यों? क्योंकि ये डिटरमिनेंट वैल्यू अगर तीनों लाइन पैरेलल हो जाए तो भी जीरो आएगा। अगर तीनों पैरेलल हो जाए तो भी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो ही आएगा। लेकिन अगर पैरेलल है तो सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मतलब कंसिस्टेंट नहीं हो सकता। तो इसीलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर कंसिस्टेंट होगा ये तीनों तो ये डिटरमिनेंट पक्का जीरो होगा, लेकिन डिटरमिनेंट जीरो तो कोई जरूरी नहीं कि पैरेलल भी हो सकता, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट, ये जो दो पॉइंट है ये लेस इंपॉर्टेंट है, नहीं आएंगे, ठीक है, बस बता दिया। जो अब जो बताने जा रहा हूं बेटे वो काफी इंपॉर्टेंट है, 3 वेरिएबल्स, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन करो, ठीक है। सो लेट्स गो our second point, system of linear equations in 3 variables। अब इससे ना जाने कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके होंगे, ठीक है। क्या है, कुछ नहीं, जैसे मान लो कि तीन मैंने a1x b1y प्लस c1 बराबर c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। ये क्या, 3 वेरिएबल x y z, 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशंस है। तो ये क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। मुझे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मीनिंग क्या होता है बेटे कि एक्स वाई जेड की वैल्यू बता दी, वो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो सॉल्व करना, एक तो यहाँ से तो बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आपको वो पूछेगा, इसके ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे या नॉन ट्रिवियल, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, मेनी सॉल्यूशन या है तो क्या होगा कंडीशन। जैसे कोई पैरामीटर दे देगा, इसमें मान लो C3 का वैल्यू लैम्डा कर दिया, बोल देगा कि ये इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है या ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो बताओ इसकी लैम्डा की वैल्यू क्या हो सकती है। तो इस टाइप से वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, पहले मैं उसी को बताता हूँ, देन वी विल कम टू दिस। इसको सॉल्व करने का मैं फिर बोल रहा हूँ 2 मेथड बताऊंगा, एक डिटरमिनेंट मेथड और दूसरा मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो जो टर्मिनोलॉजी है उसको देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है इसी के रिगार्डिंग। सबसे पहले बात करते हैं होमोजीनियस इक्वेशन, है ना, कि ये सिस्टम ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है इसको होमोजीनियस कब बोलेंगे, ठीक है। या फिर तुम ऐसे कर लो, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। तो इसको होमोजीनियस तभी बोलेंगे इफ ये जो कांस्टेंट दिख रहा है ना इस साइड, d1 बराबर d2 बराबर d3 क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो इसको होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। दूसरा नॉन होमोजीनियस कब बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस कब बोलेंगे, जब एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 इज नॉट 0, मतलब कम से कम तीनों में से कोई एक 0 नहीं हो, तो उसको नॉन होमोजीनियस बोलेंगे। अगर तीनों का तीनों 0 है तब उसको होमोजीनियस बोलेंगे, ठीक है बेटे। तो ये ध्यान देना थोड़ा
से डिफरेंट टर्मिनोलॉजी को यूज करें, बोल देगा कि दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होमोजेनियस है, या नहीं भी करें तो इसको आपको जानना है। फिर ठीक है, थर्ड पॉइंट वो यूज करेगा ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन जो ऑलरेडी पता है आपको कि यही होना ही फिक्स है। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन इसका कब होता है, जब x बराबर y बराबर z बराबर 0। ठीक है, तो जब ट्रिवियल सॉल्यूशन कब बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, जब x y z की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, सिर्फ 0 ही आएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, कब होगा ट्रिवियल कब नहीं, नॉन ट्रिवियल, वो सब डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना समझो, नॉन ट्रिवियल कब बोलेंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तो कम से कम इस तीनों में से कोई एक 0 नहीं हो, एटलीस्ट है ना, वन ऑफ x y z इज नॉट 0। ऑलराइट, तो ये हो गया होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। क्लियर है, तो इसको आप लोग एक बार नोट डाउन करो, देन वी विल कम टू दैट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंट, कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट कब बोलेंगे। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि एटलीस्ट कम से कम एक सॉल्यूशन उसका होना चाहिए, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट कब बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट कब बोलेंगे, जब कोई सॉल्यूशन नहीं हो, नो सॉल्यूशंस। मतलब समझो कंसिस्टेंट कब बोलेंगे, कम से कम ऐसी x y z के कम से कम एक वैल्यू वो आनी चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे, तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, एक से ज्यादा इनफाइनाइट आ जाए फिर भी कंसिस्टेंट ही रहेगा। सॉल्यूशन मतलब एग्जिस्ट कर जाए तो कंसिस्टेंट है, बिल्कुल कोई ऐसा सॉल्यूशन मतलब नो सॉल्यूशन, तो उस केस में बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना, मतलब अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये नोट डाउन करो। उसके बाद हम आते हैं कि मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ दिस, कि कैसे इसको सॉल्व करें। तो मैं फिर बोल रहा हूं, इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स। तो पहले मैं डिटरमिनेंट मेथड बताऊंगा, देन वी विल कम टू मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो मेथड 1 क्या है, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट मेथड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं समझो, डिटरमिनेंट मेथड में हम कुछ चीजें कंसीडर करते हैं डिटरमिनेंट्स को, फिर जाकर वहां से सॉल्यूशन उसका निकालते हैं। क्या क्या, तो सबसे पहले जो कोफिशिएंट है उससे एक डिटरमिनेंट बना, कोफिशिएंट x y z का है उससे, तो एक डेल्टा ले लिया जो कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3। ठीक है भाई, इसके जो भी कोफिशिएंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 उससे एक डिटरमिनेंट कंसीडर किया है ना, कंसीडर कर रहा हूँ ये सारी चीजें। ऑलराइट, फिर एक लो डेल्टा 1 या डेल्टा x, इसको बहुत सारे बुक्स यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है अपने को कि जो a1 a2 a3 था ना, ये वाला कॉलम मतलब जो x का कोफिशिएंट था, जो x का कोफिशिएंट था है ना, चलो इसको याद रखने के लिए तुम इसको डेल्टा x ही ना, डेल्टा x क्या होगा, तो जो x वाला कोफिशिएंट था उस कॉलम को जो कांस्टेंट इधर है ना d1 d2 d3 उससे रिप्लेस कर दो। तो यहाँ क्या आएगा d1 d2 d3 b1 b2 b3, इसमें कोई कॉलम 2 और कॉलम 3 में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। मतलब क्या हुआ, डेल्टा x कैसा डिटरमिनेंट, देखो अभी मैं यहाँ पर 4 डिटरमिनेंट कंसीडर करने जा रहा हूँ,
पहला डिटरमिनेंट जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट से बना है, दूसरा डेल्टा एक्स डिटरमिनेंट वो क्या होगा, तो जो एक्स के कोफिशिएंट थे a1 a2 a3 उसको उस कॉलम को रिप्लेस किया जो कांस्टेंट इधर थे d1 d2 d3 से, ठीक है। तो ये डेल्टा एक्स हो गया। सिमिलरली मैं लूंगा डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई में क्या होगा, जो वाई वाले कोफिशिएंट है b1 b2 b3 b1 b2 b3 वाई, इसको रिप्लेस कर दो d1 d2 d3 से, बाकी को छोड़ दो a1 a2 a3, यहाँ आ जाएगा d1 d2 d3 और यहाँ c1 c2 c3, ठीक है। फिर डेल्टा जेड में क्या करेंगे, जेड वाले जो c1 c2 c3 है उसको रिप्लेस करेंगे, तो a1 a2 है ना a3 b1 b2 b3 और यहाँ आ जाएगा d1 d2 d3। तो ये चार डिटरमिनेंट तुमने कंसीडर कर लिए। अब तुम सोच रहे हो कि ये कंसीडर करने में टाइम क्यों, तो कुछ टाइम नहीं लगेगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगा तुम्हारे पास, वहां से सीधा डेल्टा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, डेल्टा पता है कोफिशिएंट जितने ये वाले से बन जाएंगे। डेल्टा एक्स में क्या करोगे, ये जो फर्स्ट वाला कॉलम एक्स वाला उसको रिप्लेस कर लो d1 d2 d3 जो इधर कांस्टेंट होगा। डेल्टा वाई में वाई वाले को डेल्टा जेड में जेड, इतनी चीजें आप कंसीडर हो गई है अपने पास, ठीक है भाई। तो अब इतनी चीजें अगर कंसीडर हो गई है तो अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की सोच। अच्छा, जो मैं पहले बता रहा हूँ, आप चाहो तो डायरेक्ट याद रख सकते हो कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं इसके। सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू, लेकिन मैं इसको चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा प्रूफ पहले जानो फिर उसके बाद रिजल्ट पे आओ। तो पहले इसका प्रूफ देखेंगे, तो उसके लिए हमने क्या किया, इस तीनों इक्वेशन को मान लिया इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 लेट करके, ठीक है भाई। अब यहां से ध्यान देना, थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है। अब मैंने क्या किया कि जो तीनों इक्वेशन है, इक्वेशन 1 2 और 3, उसमें मैंने क्या किया, ये जो डेल्टा डिटरमिनेंट है ना, इसमें कॉलम 1 क्या a1 a2 a3 है, तो कॉलम 1 का कोफैक्टर लिया। ये प्रूफ है, ये सब करने की जरूरत नहीं है तुमको, प्रूफ में डायरेक्ट उस रिजल्ट को पहुंचाऊंगा, सिर्फ रिजल्ट यूज करना है, ठीक है बेटे। तो जो कॉलम 1 है ना, उस कॉलम 1 का कोफैक्टर लिया, तो a1 a2 a3 है, तो मान लिया कि कोफैक्टर्स जो आया कॉलम 1 a1 a2 a3 का, है ना, तो लेट कोफैक्टर्स ऑफ a1 a2 a3 are ca1 ca2 ca3 respectively, ठीक है। उसके बाद जो इसका कोफैक्टर आया ना इस कॉलम का, उससे मैं इस तीनों इक्वेशंस को, मतलब पहले कोफैक्टर से इसको मल्टीप्लाई किया, दूसरे कोफैक्टर से इसको किया और तीसरा कोफैक्टर से इसको किया। तो देखो क्या बनेगा, बोथ साइड करेंगे, मल्टीप्लाई करके फिर तीनों को ऐड करूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 को किया वो ca1 से, ऐड किया उसमें इक्वेशन 2 को किया ca2 से, और इक्वेशन 3 को किया ca3 से। मैं फिर बोल रहा हूँ ca1 ca2 ca3 क्या बता रहा है, कोफैक्टर ऑफ a1 a2 एंड a3, ठीक है। इसको a1 से a2 और a3 ऐसे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर तीनों को ऐड किया। चलो मल्टीप्लाई करो, तो ca1 से इसको मल्टीप्लाई करो एक बार, देखो क्या होता है, ca1 इंटू a1, ऐड भी कर रहा हूँ साथ साथ में, तो पहले तीनों में x कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन आके क्या बचेगा, a1 इंटू ca1 प्लस a2 इंटू ca2 प्लस a3 इंटू ca3, आएगा या नहीं आएगा। ये x के कोफिशिएंट हो गए। फिर y के कोफिशिएंट क्या बनेंगे, तो y क्या है b1 और यहां से मल्टीप्लाई होगा c1, तो क्या हो जाएगा b1 इंटू ca1 प्लस b2 इंटू ca2 प्लस b3 इंटू ca3, ये y के कोफिशिएंट हो जाएंगे। समझ में आ रही चीज, ऑलराइट। और z के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, तो z का देख लो
C1 है और यहाँ CA1, तो CA1 इंटू C1 ऐसे आते जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, C1 इंटू CA1, C2 इंटू CA2 प्लस C3 इंटू CA3, ये आ जाएंगे तुम्हारे जेड के रूप से। अब बच गया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में क्या आएगा, दिस इज इक्वल्स टू D1 इंटू CA1 प्लस D2 इंटू CA2 प्लस D3 इंटू CA3, ये आगे जब हम ये ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। ऑलराइट, अब फिर से अब तुमको फिर से बैक जाओ, ये क्या लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ ब्रैकेट में x के साथ, ये है क्या बेसिकली, तो देखो ये A1 है और ये इसी का कोफैक्टर है, ये A2 इसी का कोफैक्टर, A3 और ये इसी, तो एक पार्टिकुलर कॉलम के तीनों एलिमेंट जो है उस तीनों एलिमेंट में उसी का कोफैक्टर मल्टीप्लाई होकर ऐड हो रहा है। तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है, ये जिस डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जिस डिटरमिनेंट के कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है उस डिटरमिनेंट के वैल्यू को बताएगा। तो ये तो तुम्हारा क्या हो गया बेटे, x इंटू डेल्टा, ये डेल्टा बताएगा, डेल्टा की जो वैल्यू है। फिर दूसरा एक प्रॉपर्टी क्या आता है कि अगर इसका कोफैक्टर लिया इस कॉलम का और एलिमेंट लिया दूसरे कॉलम का, फिर मल्टीप्लाई कर कर ऐड किया, तो वो वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ देखो ये B1 B2 B3 क्या है, कॉलम 2 का एलिमेंट है, लेकिन कोफैक्टर C1 CA2 C3 क्या है, कॉलम 1 का है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई साहब, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली ये भी 0, तो 0 इंटू y 0, 0 इंटू z 0। तो यहाँ तक तो चीजें क्लियर है। अब यहाँ पर ये जो आया तुम्हारे पास क्या बचा, देखो x इंटू डेल्टा बचा लेफ्ट साइड में, ये दोनों तो 0। राइट साइड में तुम्हारे पास क्या है, D1 इंटू CA1 D2 इंटू x है। अब तुम आ जाओ डेल्टा x के पास, डेल्टा x को ध्यान से देखो, कॉलम 1 में क्या है, D1 D2 D3, B1 B2 B3, कॉलम 2 C1 C2। मैं बोलो तुमको D1 D2 D3 का कोफैक्टर निकालो, तो बेसिकली क्या करोगे तुम, कोफैक्टर कैसे निकालोगे, जैसे D1 का कोफैक्टर बताना है, तो ये रो ध्यान से देखो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो तुम इस चारों एलिमेंट से ही जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वही D1 का कोफैक्टर होगा, उसके बाद साइन लगा दोगे जिस पोजीशन पर है ना। फिर अगर मैं बोलूं यहां से, अब देखो इस दोनों में क्या सिमिलरिटी है, A1 के कोफैक्टर और D1 के कोफैक्टर में क्या सिमिलरिटी वह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब तुम D1 का कोफैक्टर निकालोगे तो डिटरमिनेंट में कौन, यही डिटरमिनेंट यूज होगा क्योंकि ये सब डिलीट हो गया। जब A1 का कोफैक्टर निकालोगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट, तो डिटरमिनेंट में क्या यूज होगा, यही 4 होगा। और सिंस दोनों का पोजीशन भी एक ही है, तो जो साइन यहाँ अगर प्लस आएगा तो इसमें भी प्लस ही आएगा, क्योंकि ये भी रो 1 कॉलम 1, ये भी रो 1 कॉलम 1। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो A1 का कोफैक्टर आएगा वही D1 का कोफैक्टर आएगा, सिमिलरली जो A2 का कोफैक्टर आएगा वही D2 का कोफैक्टर आएगा, और जो A3 का कोफैक्टर आएगा वही D3 का कोफैक्टर आएगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी, मतलब कि ये C1 CA1 CA2 CA3 जो लिख रखा है वो तो है क्या, कोफैक्टर ऑफ A1 A2 A3, लेकिन जो कोफैक्टर ऑफ A1 है वही कोफैक्टर ऑफ D1 होगा। मतलब इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, D1 इंटू कोफैक्टर ऑफ D1 प्लस D2 इंटू कोफैक्टर ऑफ D2 प्लस D3 इंटू कोफैक्टर ऑफ D3। लिख सकता है या नहीं लिख सकता, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो वेयर CD1 CD2 CD3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोफैक्टर ऑफ D1 कोफैक्टर ऑफ D2 एंड कोफैक्टर ऑफ D3। इसको रिप्लेस किया है ना, किसके प्लेस पर, कोफैक्टर ऑफ A1 कोफैक्टर ऑफ A2 एंड कोफैक्टर ऑफ A3 के प्लेस पर। क्यों किया, क्योंकि इस दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है। अब फिर से वही चीज आ गई क्या, तो x इंटू डेल्टा बराबर ये क्या है, D1 D2 D3, कॉलम 1 का एलिमेंट है किसका, डेल्टा x का, और इसी कॉलम 1 में इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होकर ऐड हो रहा है,
तो ये पूरी वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी बताओ, ये जिस डिटरमिनेंट से आया, किससे आया, डेल्टा एक्स से, तो इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा, करेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा बेटे, डेल्टा एक्स। ठीक है, एक्स क्या है, लोअर सबस्क्रिप्ट, एक्स सिर्फ लोअर सबस्क्रिप्ट है जो ये बताता है कि इस वाले डिटरमिनेंट में जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो रिप्लेस हुआ है इस कांस्टेंट से, और कुछ नहीं, यहाँ पर एक्स का और दूसरा मीनिंग नहीं यहाँ, तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स इंटू डेल्टा बराबर डेल्टा एक्स। तो कोई बच्चा पूछेगा सर इतना क्यों किए हो, तो इसीलिए किया कि अब यहाँ से अगर मान लो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, वो अभी बताऊंगा कब करेगा कब नहीं, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ x बराबर होगा डेल्टा एक्स डेल्टा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, समझ में आ रहा है, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, डिफाइन है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली यही सेम चीज मैं इसके और इसके लिए करूंगा, तो क्या आएगा, आप घर पे ट्राई करना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सिमिलरली क्या हो जाएगा, y इंटू डेल्टा बराबर डेल्टा y एंड z इंटू डेल्टा बराबर डेल्टा z। तो इस तीनों रिलेशन से क्या हम x y z निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसी मेथड से x y z को निकालना इज कॉल्ड क्रैमर्स डिटरमिनेंट मेथड या क्रैमर्स, ठीक है। तो इतनी चीजें लॉजिक समझ में आई, ये प्रूफ था बेटे, रिजल्ट ये है, आप बस इतना याद रखो, कैसे आया वो मैं बता दूँ, ठीक है। तो नोट डाउन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम अब अपने केसेस डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। केसेस का मतलब ये हुआ कि कब कितने सॉल्यूशन इसके आएंगे। चलो भाई, सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। सो केस नंबर 1 इसी में है ना, केस नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे कि जो अपना डेल्टा था वो अगर जीरो नहीं हो, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर डेल्टा की वैल्यू जीरो नहीं है तो यहां से तुम डायरेक्ट एक्स वाई जेड निकाल सकते हो। देखो अगर डेल्टा जीरो नहीं है तो एक्स बराबर क्या होगा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा, वाई बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा, जेड बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा जेड बाई डेल्टा। तुम कोई बच्चा ये सोच रहा है सर ये डेल्टा एक्स डेल्टा क्या है, तो बेटे ये अभी चार जो डिटरमिनेंट कंसीडर किए थे वही डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी, मान लो 3 आया 2 तो 3/2 आंसर एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो अगर डेल्टा जीरो नहीं है तो एक्स वाई जेड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो तो उस केस में एक्स वाई जेड का कितने सॉल्यूशन आएंगे, एक एक वैल्यू आएगा। तो देखो इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो देन सिस्टम ऑफ linear equations will have यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा बेटे, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही सॉल्यूशन, मतलब एक एक एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट है। और कोई पूछेगा क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट, ठीक है। ऑलराइट, अब प्रॉब्लम इसमें नहीं है जब डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। प्रॉब्लम अब आती है कि जब डेल्टा क्या है, जीरो। तो जब डेल्टा जीरो हो तो दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, नो सॉल्यूशन का भी और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो केस 2 लेते हैं, ठीक है ना, क्या कि इफ डेल्टा इक्वल्स टू जीरो, है ना, डेल्टा जीरो, ध्यान से देखो, और उसी में डेल्टा जीरो है तो यहां सब दो पॉसिबिलिटी आएगी। अगर डेल्टा जीरो है तो ध्यान से देखो, इफ डेल्टा जीरो, डेल्टा जीरो का मतलब क्या हो गया कि ये वैल्यू तुम्हारी जीरो है, ठीक है, ये वैल्यू जीरो हो गई। तो एक्स कुछ भी हो तो जीरो इंटू समथिंग तो जीरो ही हो जाएगा। तो अगर ये जीरो है, ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड तो पक्का, इसका भी लेफ्ट साइड जीरो आएगा, इसका भी लेफ्ट साइड जीरो, इसका भी लेफ्ट साइड जीरो ही आएगा, बिकॉज डेल्टा जीरो हो चुका है।
मतलब तुम डिटरमिनेंट जो कोएफिशिएंट का बनाया था उसकी वैल्यू 0 आ गई, तो ये तीनों लेफ्ट साइड 0 हो गया। अब अगर ये 0 है और ये भी 0 आ गया तब तो सही 0 बराबर 0 चलेगा, मतलब सही है। तब तक x पर कोई डिपेंड नहीं करेगा, मतलब उस केस में क्या आ जाएगा, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है। अब मान लो कि इधर 0 आ गया, ध्यान से देखना, इधर 0 हो गया, लेकिन डेल्टा x की वैल्यू मैं कैलकुलेट किया 2 आ गया। तो अब मैं क्या बोलूंगा यार, डेल्टा तो 0 है तो x की वैल्यू को तो कुछ भी हम करें फर्क नहीं पड़ता, वो तो 0 ही बनेगा लेफ्ट साइड, और तो 0 बराबर 2 तो होता नहीं है। तो उस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि पॉसिबल नहीं, मतलब कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। मतलब क्या होगा कि डेल्टा 0 हो जाए और एटलीस्ट वन ऑफ दीज डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z इज नॉट 0, कम से कम तीनों में से कोई एक भी 0 नहीं है। मतलब मान लो डेल्टा x 2 आ गया तो डेल्टा y डेल्टा z से फर्क ही नहीं पड़ेगा, डेल्टा y डेल्टा z कुछ भी हो, क्योंकि 2 आ गया तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही, नो सॉल्यूशन सी। ठीक है ना, ये दोनों 0 है भी, कोई बच्चा बोलेगा सर ये 0 है, z भी 0, तो y z तो आ जाएगा। y z के आने से फर्क नहीं होता, सिस्टम तभी पूरी तरह कंसिस्टेंट बनेगा जब तीनों x y z उसको पूरी तरह तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सिर्फ y z से थोड़ी काम चलेगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे कि इफ डेल्टा इक्वल्स टू 0, ठीक है, इफ डेल्टा इक्वल्स टू 0 बराबर है, इसमें लिखो फर्स्ट एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z इज नॉट 0, कम से कम एक 0 नहीं है, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन। क्या होगा, इसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। ठीक है, मतलब डेल्टा 0 हो जाए, डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z में से तीनों में से कम एक 0 नहीं, तीनों 0 नहीं है फिर तो पक्का नो सॉल्यूशन, तीनों में से कोई एक भी नहीं है फिर भी नो सॉल्यूशन। दूसरा सिनारियो क्या होगा कि डेल्टा 0 है, ठीक है, ये 0, अब ये 0 है और ये भी 0 हो जाए, लेफ्ट साइड तो अभी भी 0 ही आना है क्योंकि डेल्टा 0, और तीनों 0 हो गया, डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z तीनों 0 हो गया, तो 0 बराबर 0, 0 बराबर 0 ऐसा चलता जाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि तुम्हारा मेनी सॉल्यूशन आ सकता है, लेकिन इसमें भी एक कैच है, क्या कि x बराबर डेल्टा x है, ठीक है। अब डेल्टा तो 0 आ गया, मतलब तुम इसको समझने के लिए ऐसे देखो कि कोई जरूरी नहीं कि 0 बराबर 0 आ ही गया तो इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट है। मान लो कि कहीं पर लिखा है 2 बराबर 3, ठीक है, तो जो कि सही नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया, दोनों साइड 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया 0 बराबर 0। तो अब ये 0 बराबर 0 तो सही है, इसका ये थोड़ी इंप्लाई करेगा कि 2 3 के बराबर हो जाए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि सच में 3 बराबर 3 हो, फिर 0 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड और फिर वहां से आंसर आ गया, तो फिर उस केस में सही है। मतलब क्या है कि जो 3 इक्वेशन दे रखा है वो बेसिकली क्या था, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1 था, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2 था, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3 था। तो जैसे 2 वेरिएबल्स वाले जो अभी देखे तो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था, सिमिलर वे में ये जो है प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। ये जब आप 3D वेक्टर 3D पढ़ोगे आगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा, और वहां पर इसका बहुत ही ब्रॉड एप्लीकेशन है, ठीक है। अभी अगर जो बच्चा नहीं जानता है थोड़ा बहुत समझो, वहां पर इसका ज्यादा डिटेल्स में देखकर फिर से इसको पढ़ोगे तो सारे क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस हम ये प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 डायमेंशनल प्लेन। तो जो प्लेन, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है। अब इसने क्या बोला कि डेल्टा 0 है और डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z भी 0 हो गए, ठीक है। तो हो सकता है कि ये तीनों प्लेन कुछ ऐसा हो कि तीनों पैरेलल हो जाए,
तो अगर तीनों प्लेन पैरेलल हो गए तो क्या हो गया, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर हो सकता है कि सिचुएशन ऐसा आ जाए कि पैरेलल नहीं है, मान के चलो ऐसा देखो दो प्लेन मतलब पैरेलल नहीं ऐसा है, ठीक है। अब तीसरा प्लेन एक यहीं आ गया तो तीनों एक जगह लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बना रहा, तो मेनी सॉल्यूशन के एक लाइन पर बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, ऑलराइट। लेकिन मान लो कि दो प्लेन यहाँ हैं, ध्यान से दो प्लेन यहाँ, ठीक है ऐसे। अब इसी बीच में वो आ गया, ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्लेन है। अब इसी बीच में वो आ गया तब तो मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अब मान लो कि उसको मैंने शिफ्ट कर कर इधर कर दिया तीसरा प्लेन, तो उसमें क्या आ जाएगा फिर नो सॉल्यूशन। मतलब तुम अभी के लिए इतना समझो कि बाकी 3D वेक्टर करोगे वहां पर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अभी के लिए इतना समझो कि अगर डेल्टा 0 है और डेल्टा x बराबर डेल्टा y बराबर डेल्टा z, ये तीनों भी 0 है, देन क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन। जनरली बुक्स वगैरह में आपको सिर्फ मेनी सॉल्यूशन बोलता है, लेकिन मैं बोलूंगा कि नो सॉल्यूशन भी कंसीडर करो। वो आपको उसी समय दिख जाएगा कि क्या हो रहा है, तीनों पैरेलल तो नहीं हो जा रहा है या प्लेन इधर शिफ्ट नहीं हो जा रहा, ठीक है। अभी के लिए जो क्वेश्चंस होगा आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। मेंस में इसमें नहीं आता है, अगर ये तीनों 0 हो तो पक्का इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही देते हैं, ठीक है। फिर भी आपको इसको कंसीडर करना होगा। तो ये था बेटे क्रैमर्स रूल से, ठीक है। अच्छा क्रैमर्स रूल क्या किसको बोलते हैं, जो केस हमने देखा इसको, इस मेथड से जो x y z को निकालना इज कॉल्ड क्रैमर्स रूल, ठीक है ना। इस मेथड जब डेल्टा 0 नहीं तो, ठीक है। जब डेल्टा 0 होगा तो नो सॉल्यूशन कब होगा, डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z में से कम एक कोई नॉन जीरो आ जाए, ठीक है। और अगर तीनों 0 आया तो मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। इस पर प्रॉब्लम भी विल सी है ना, इस पर प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप इसको नोट करो। ओके, सो नेक्स्ट मेथड इज मैट्रिक्स मेथड, ठीक है ना। जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था अपना, a1x plus b1y plus c1z बराबर d1, a2x plus b2y plus c2z बराबर d2 and a3x plus b3y plus c3z बराबर d3। तो यहाँ से क्या करते थे, जैसे वहाँ डिटरमिनेंट मेथड में डिटरमिनेंट कंसीडर किया था 4, डेल्टा डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा, उसी तरह यहाँ पर 3 मैट्रिक्स लेंगे। एक मान लिया कि a मैट्रिक्स लिया जो कि बताएगा कोफिशिएंट से जो बनेगा a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ठीक है। फिर एक मैट्रिक्स लिया x जो कि x y z को बताएगा, ठीक है। और एक मैट्रिक्स लिया b जो कि बताएगा d1 d2 d3 जो कांस्टेंट की तरह, ठीक है। अच्छा ये तो मैं बता ही चुका हूँ क्या कि अगर d1 d2 d3 0 है ना, तो फिर b भी 0 हो जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, होमोजीनियस। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगा, ये a मैट्रिक्स है तो a इंटू एक्स बराबर b, देखो a इंटू एक्स बराबर b आएगा, है ना। a मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स बराबर दिस मैट्रिक्स, आप करके देखो, इस दोनों को मल्टीप्लाई फिर इक्वेट करोगे यही आ जाएगा। ऑलराइट, सॉल्व कैसे करते हैं समझो। तो इसमें हम लोग कंसीडर करते हैं जो ax बराबर b है, इसमें हम दो केस लेंगे, जब होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों। तो जब होमोजीनियस होगा, दैट इज होमोजीनियस कब होगा, जब d1 d2 d3 मतलब b मैट्रिक्स क्या हो, 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो जब होमोजीनियस होगा उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, होमोजीनियस का मतलब क्या होगा, इधर 0 0 आ गया, तो एक वैल्यू तो ऐसा पक्का होगा x y z का कि वो इसको सेटिस्फाई क्या है 0 0। अगर मैं x y इधर 0 0 है, x y z तीनों 0 लिए तो 0 बराबर 0 0 बराबर 0,
तो वो क्या हो गया तुम्हारा ट्रिवियल सॉल्यूशन। अच्छा, उस केस में होमोजेनियस में क्या है कि दो सिचुएशन आएंगे कि जब ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं है और जब ए का डिटरमिनेंट 0 है। मतलब समझो, जब ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं है, मतलब ये 0 नहीं है, ax बराबर b में जो ax बराबर b अपन ने कर लिख रहा था उसमें a का डिटरमिनेंट 0 नहीं है, ठीक है। अच्छा, b मैट्रिक्स तो 0 मैट्रिक्स है, तो कैसा रिलेशन दिखेगा तुमको? ax बराबर 0 दिखेगा या नहीं दिखेगा? अब दोनों साइड डिटरमिनेंट लिया, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ x बराबर 0, तो डिटरमिनेंट ऑफ x बराबर ऐसे करके क्या आ जाएगा 0, मतलब x का भी डिटरमिनेंट 0 दिया रहा है। तो इसका कहने का मतलब तुम चलो ज़्यादा मत समझो, तुम बस इतना समझो कि a का डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं है, ठीक है, तो एक सॉल्यूशन तो इसका पक्का है ही है, वो क्या है 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि तुम देखो ना b मैट्रिक्स 0 है, ये 0 0 है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, जब a का डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो क्या होगा ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है ना, क्योंकि a का डिटरमिनेंट 0 नहीं है और फिर भी इस दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो x मैट्रिक्स को क्या होना पड़ेगा, एक 0 मैट्रिक्स होना पड़ेगा, ठीक है, मतलब उसके ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब जब a का डिटरमिनेंट 0 है ना, तो उस केस में a का डिटरमिनेंट 0 है तो ट्रिवियल भी आ सकते हैं, नॉन ट्रिवियल, क्योंकि a का डिटरमिनेंट 0 है तो x सिर्फ 0 0 भी चलेगा या जो 0 0 नहीं है वो भी चलेगा, मतलब इसमें क्या होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, मतलब x की वैल्यू कुछ भी आए, a का डिटरमिनेंट अगर 0 है तो इस रिलेशन को ax बराबर 0 को ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि a का डिटरमिनेंट 0 है तो x कुछ भी हो ये इसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0, सॉरी हाँ, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 है और एक का डिटरमिनेंट 0 आ गया तो दूसरा कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ से क्या आ गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या क्या होगा, ट्रिवियल भी होगा प्लस नॉन ट्रिवियल, मतलब कि एक तो 0 0 वाला तो होगा ही, दूसरा यहाँ पर सिर्फ 0 0 ही होगा और कुछ नहीं, जब a का डिटरमिनेंट 0 नहीं है, ठीक है, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। फिर बात करते हैं, यहाँ पर आ जाओ नॉन होमोजेनियस में। तो जब नॉन होमोजेनियस होगा दैट इज b की वैल्यू 0 नहीं है, तो नॉन होमोजेनियस होगा तो उसमें भी क्या है, अब इसमें नॉन होमोजेनियस में भी देखो बहुत सारा केस है, पहले तो दो केस में ये लिया कि जब ये मैट्रिक्स क्या है नॉन सिंगुलर है, मतलब a का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो a का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ से देखो ax बराबर b, a का डिटरमिनेंट मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो ये आइडेंटिटी मतलब x बराबर क्या आ जाएगा a इनवर्स b, तो ये दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है तो x का यहाँ से यूनिक वैल्यू आएगा, तो जब a का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, और यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b, ठीक है, ये मेथड वहाँ पर डिटरमिनेंट मेथड से निकाला। अब यहाँ प्रॉब्लम कब होता है, जब डिटरमिनेंट ऑफ a 0 हो जाए, तो भी यहाँ से फिर से दो केस में बनाऊंगा, ठीक है। अब बेसिकली देखो डिटरमिनेंट ऑफ a 0 है ना, और तुम्हारे पास एक ये तो पहले से पता है ax बराबर b है, a का डिटरमिनेंट 0 तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ a से, तो एडजॉइंट ऑफ a से मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, रिजल्ट बता चुका हूँ क्या होता है डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इधर क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। अब a का डिटरमिनेंट तो 0 है तो ये तो 0 ही हो गया, 0 इंटू x बराबर एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, तो फाइनली ये तो 0 ही बनेगा क्योंकि a का डिटरमिनेंट 0 है, इस केस की बात करो।
अब देखो, अब ये लेफ्ट साइड तो जीरो है, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर जीरो नहीं हुआ तब तो पक्का नो सॉल्यूशन होगा, मतलब कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन उस केस में क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, तब तो पक्का नो सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर ये भी जीरो आ गया तो जीरो बराबर जीरो हो सकता है, फिर उसमें वही केसेस आएंगे, नो मेनी सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन तो होगा, मतलब जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो है तब दोनों सिचुएशन हो सकता है, मेनी सॉल्यूशन एज वेल एज और नो सॉल्यूशन, मतलब दोनों में से कोई एक भी होगा। ठीक है, ये था बेटे तुम्हारा मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व दिस, तो नोट डाउन कर लो इसको। क्या एक बार समराइज कर देता हूँ कि जो भी गिवन था उससे तीन मैट्रिक्स बना लिया है, कोएफिशिएंट से, वेरिएबल के और एक कांस्टेंट का। ठीक है, तो उसमें क्या देखा कि होमोजीनियस होगा ना होमोजीनियस होगा, तुम देखो होमोजीनियस है ना कोई भी तो पक्का सॉल्यूशन तो आना, मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन एक ही वैल्यू एक्स वाई जेड आएगा, या फिर यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। कब होगा, जब ए का डिटरमिनेंट जीरो नहीं है। ठीक है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, जब ए का डिटरमिनेंट जीरो हो जाए, किसमें, होमोजीनियस। नो सॉल्यूशन तभी होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जब वो नॉन होमोजीनियस है, मतलब होमोजीनियस है तो पक्का सॉल्यूशन तो आना ही है, या तो मेनी आए या फिर ट्रिवियल आए, मतलब यूनिक आए। जब नॉन होमोजीनियस है तभी नो सॉल्यूशन की बात होगी। उसमें भी नॉन होमोजीनियस में क्या, जब ए का डिटरमिनेंट जीरो हो जाए, मतलब ए मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करे, तभी उसमें नो सॉल्यूशन का केस आएगा। ठीक है, तो तुमको यूज कहाँ तक होता है, तो सब में या तो ये यूज होगा या तो ये यूज होगा ये इसके नीचे कुछ यूज नहीं होता कि कैसे एक्स निकालना है, ये सब एडजॉइंट वगैरह बस ये जानने के लिए होगा। ठीक है, और लाइक तो सो प्रॉब्लम करते हैं, एक तो लिखो पहले। और लाइक बेटे, सो यहाँ पर हमने दो प्रॉब्लम लिया है, एक मेंस का और एक एडवांस का। मैं बोल रहा हूँ ना कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं, देखो प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से आते हैं, जैसे 2016 मेंस में, 2010 IIT JEE एडवांस में आया गया था। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं मेंस को। देखो इसने क्या बोला, या फिर चलो पहले इसी को सॉल्व करते हैं एडवांस वाले। इसने क्या बोला, द नंबर ऑफ 3x3 मैट्रिक्स ए, मतलब एक मैट्रिक्स है जो कि 3x3 का, कुछ एंट्रीज आर आइदर 0 और 1, मतलब कि ए मैट्रिक्स में जो भी एंट्रीज होगी 3x3 का उसमें या तो 0 लेना है या फिर 1 लेना, ऐसा एंट्रीज है। एंड फॉर विच द सिस्टम ए इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस। इसने बोला कि जो 3x3 का मैट्रिक्स होगा इंटू एक्स वाई जेड बराबर 1 0 0, ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, हैज एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस, मतलब इस सिस्टम का क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली दो डिस्टिंक्ट, मतलब दो वैल्यूज आना चाहिए, मतलब x की भी दो वैल्यू, y की भी दो वैल्यू, z की भी दो वैल्यू आना चाहिए। तो ऐसे कितने ए मैट्रिक्स पॉसिबल है, द नंबर ऑफ 3x3 मैट्रिक्सेस बताना, ऐसे कितने मैट्रिक्स पॉसिबल होगा ए जिसका एंट्रीज या तो 0 और 1 होगा, और जो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में रखेंगे, मतलब यहाँ से x y z की एग्जैक्टली दो वैल्यूज आना चाहिए। अब देखो ये इतना इजी क्वेश्चन है, 2010 के एडवांस JEE में आया था। अब इस क्वेश्चन को जो बच्चा पता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रखा है, तो यूं देखकर ऑप्शन टिक कर सकता है ना, मल्टीपल चॉइस नहीं आया था। तो यहाँ से तुम देखो कि यहाँ पर, इसीलिए मैं इसको अभी हटाया नहीं, इसमें देखो कहीं भी मैंने ऐसा क्या लिखा है, जैसे यहाँ पर ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन, एक्स वाई जेड के इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फिर जब नॉन होमोजीनियस है, वैसे दिख भी रहा है नॉन होमोजीनियस ही होगा, क्योंकि यहाँ 1 0 0 एक 1 हो गया, सारा 0 नहीं। तो नॉन होमोजीनियस में यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना बेटे, ये इसके या तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे, या फिर नो सॉल्यूशन होंगे, या फिर मेनी सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन, तीन सॉल्यूशन, ऐसे एग्जैक्टली दो सॉल्यूशन नहीं हो सकते, समझ में आ रहा?
मतलब क्या है कि किसी इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का तीन ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, यूनिक, मेनी एंड नो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या कि एक ही वो कौन ए मैट्रिक्स, हम मुझे बताना क्या ऐसा ए मैट्रिक्स पॉसिबल है जिसको यहाँ पर रखने से इसके दो वैल्यूज आए एक्स वाई जेड के? नहीं है। तो क्या बोलोगे कि ऐसा नंबर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए क्या हो जाएगा? जीरो। वहाँ ऑप्शन था एक, उसको जीरो को टिक कर। अब देखो विदाउट पेन चलाए इसका आंसर अपन ने कर दिया। क्यों कर पाया? बिकॉज हमने ये अभी पढ़ रखा कंसेप्ट को समझा कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सिर्फ तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला यूनिक सॉल्यूशन, एक एक वैल्यू आ सकता है, या फिर नो सॉल्यूशन, कोई वैल्यू नहीं आएगा, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा कोई मैट्रिक्स होगा ही नहीं दुनिया में जिसको रखने से एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन इसके आए। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए क्या हो जाएगा? जीरो। वहां पर ऑप्शन था ऐसे जीरो कुछ कुछ करके था, मैं बताता हूँ एग्जैक्टली ऑप्शन था उसमें। तुम्हारा जीरो था, 2 की पावर 9 माइनस 1 था, 168 था, 2 था। तो ये ऑप्शन तुम्हारा सही है। क्लियर है? तो ये था दिस वन इजी जी, ठीक है ना, कर लिया आपने। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। इसमें थोड़ा सा करना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा, है ना। एडवांस वाले में पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पे ये 2016 मेंस में इसने क्या बोला कि इस हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा। मतलब कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा वो लैम्डा की किस वैल्यू का आएगा। तो यार मैं क्या देख, सबसे पहले देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ये डिसाइड करो कि होमोजीनियस है, मतलब इसमें लाई करेगा या इसमें। तो पता चला ये होमोजीनियस है। क्यों? क्योंकि इसका b जीरो है। देखो ये तीनों जीरो है तो होमोजीनियस है। होमोजीनियस है तो सॉल्यूशन पक्का एग्जिस्ट करेगा, मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल आने के चांस है। नॉन ट्रिवियल कब आएगा? तो अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है तो ट्रिवियल आता है, और जब डेल्टा इक्वल टू जीरो है तभी नॉन ट्रिवियल की पॉसिबिलिटी होगी, मेनी सॉल्यूशन। इसमें ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल दोनों है। मतलब कि इसके ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तभी होंगे जब a का डिटरमिनेंट क्या हो? जीरो। और a क्या है बता दो भाई, ये जीरो होना चाहिए। ये जीरो का मतलब जो कोफिशिएंट से बनाओ x लैम्डा माइनस 1, लैम्डा माइनस 1 1, लैम्डा माइनस 1 माइनस 1, x सॉरी 1 1 1 1 माइनस लैम्डा, इसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए भाई। अब यहाँ से देख लो लैम्डा की कितनी वैल्यू आ रही है, आपका आंसर है। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, है कि नहीं? कर सकते हैं आप लोग। चलो मैं कर देता हूँ। क्या करेंगे? कुछ किसी के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो, सॉरी एक्स नहीं लेंगे ना, 1 किसी के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो, इसके लॉन्ग या इसके लॉन्ग। यहाँ से देख लो लैम्डा की चीज आई थिंक 3 वैल्यू आती है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग कर लेना। तो ऐसे ही देखो, मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बस समझना डिफिकल्ट है। थोड़ा सा दिमाग लगा के 2 बार इस लेक्चर को रिपीट करके देखो। नहीं समझ में आए मुझसे फोन करो, पूछो जो भी डाउट्स है, ठीक है ना। और करना क्या है अपने को कि ये पूरे को समझकर ऐसे चार्ट बनाकर फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, ठीक है बेटे? ऑलराइट, थैंक यू।